तो आज वेदांग ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष की विषय वस्तु क्या है तथा उसकी प्रामाणिकता के क्या सबूत हैं, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। वेदांग ज्योतिष की विषय वस्तु। जहां तक वेदांग ज्योतिष की विषय वस्तु का प्रश्न है, यह आधुनिक ज्योतिष के संदर्भ में एक मूल स्रोत ग्रंथ के रूप में सम्मुख आता है। अतः इस ग्रंथ के कुछ मुख्य प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार हैं। तो आज जो हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में इसका आधार सबसे पहले इसी वेदांग ज्योतिष से बना। एक तरह से ये फाउंडेशन है वेदांग ज्योतिष, सबसे पहली है। हालांकि सबसे पहले होने के कारण इसमें कुछ कमियां हैं, उस समय में खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी ये शुरुआत थी ज्योतिष की। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक ज्योतिष के संदर्भ में यह मूल स्रोत ग्रंथ के रूप में सम्मुख आता है। यह उसका फाउंडेशन है, न्यू है। युग की अवधारणा। वेदांग ज्योतिष में बड़े तार्किक ढंग से 5 सौर वर्षों का एक युग माना गया है। इस युग चक्र की आरंभिक प्रवर्तन स्थली पर सूर्य, चंद्र व गुरु ये तीनों ही धनिष्ठा तारों में गोचर कर रहे थे। तो देखिए, युग की अवधारणा जो हम लोगों ने युग पढ़े हैं ब्रह्मा का दिनमान निकालने में, वहां पर तो युग पढ़े थे, जैसे कि अभी जो चल रहा है कलयुग, सतयुग, द्वातर, द्वापर, त्रेता। तो अब आप ये जब पढ़ते हैं तो कलयुग का तो 43,20,000 ये मान है वर्षों का, सौर वर्षों का। तब वो एक कलयुग पूरा होता है। ठीक। उसका फिर 4 गुना करते हैं, फिर 2 गुना, 3 गुना करके हम निकालते हैं सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। फिर इन 10 युगों का सम करते हैं तो एक महायुग बनता है। पर यहाँ पे जो युग बताया जा रहा है वो उससे एकदम अलग है। यहाँ सिर्फ 5 सौर वर्षों का एक युग माना गया है। ये वो युग और इसमें अंतर है। ये प्रारंभिक रूप है, और यहाँ पे जो युग माना गया है वो 5 सौर वर्षों का एक युग। और इसलिए इसलिए माना गया है क्योंकि जिससे कि जो फिगर्स मिल रहे हैं, अधिमास की जो डेसिमल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और अधिमास पूरा मिले। तो युग की अवधारणा में वेदांत ज्योतिष में बड़े तार्किक ढंग से 5 सौर वर्षों का एक युग माना गया है। और यह युग हम लोगों के उस युग से एकदम डिफरेंट है, जैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता। इस युग चक्र की आरंभिक प्रवर्तन स्थली पर सूर्य, चंद्र व गुरु ये तीनों ही धनिष्ठा तारों में गोचर कर रहे थे। बाद में अर्थात उत्तरवर्ती युगों की शुरुआत उत्तरायण से मानी गई है, मतलब उत्तरायण की शुरुआत से मानी गई है। यह अयन सर्वदा माघ मास में होता है। आजकल भी उत्तरायण व शिशिर ऋतु का आरंभ माघ में ही होता है। विभिन्न मानों से एक युग के दिन इस प्रकार है। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि इस युग की, जो युग 5 वर्षों का माना गया था, इसकी शुरुआत जब सूर्य, चंद्र और गुरु एक सीध में हो, एक साथ हो, और तीनों ही धनिष्ठा तारों में गोचर कर रहे हो, तब से शुरुआत मानी गई है। बाद में, उसके बाद में जो युग आए हैं, इनकी शुरुआत उत्तरायण, मतलब उत्तरायण की शुरुआत से मानी गई है, क्योंकि जरूरी नहीं कि तब सूर्य, चंद्र व गुरु एक साथ ही हों उत्तरायण में। तो बाद के शुरुआत का जो पहला युग था, तब तो सूर्य, चंद्र, गुरु धनिष्ठा में एक साथ थे। बाद के जो युग आए, वो उसमें बस सूर्य उत्तरायण से शुरू हुआ। जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ, तब से हम नया युग मान लेते थे। और यह माना गया कि ये अयन, अयन आपको पता है, मतलब दक्षिणायन और उत्तरायण, यह अयन सर्वदा माघ मास में होता है। तो आज भी होता है, माघ का महीना हमेशा उत्तरायण में पड़ता है। आजकल भी उत्तरायण व शिशिर ऋतु का आरंभ माघ में ही होता है। विभिन्न मानों से एक युग के दिन इस तरह है। तो अब आप यहाँ पे देख लें, ये हम लोगों की छोटी सी टेबल हमने दी है। यहाँ पे नक्षत्र दिए हुए हैं। इन्होंने माना है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र में जब सूर्य आता है तो उत्तरायण की शुरुआत होती है। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि मकर, जैसे ही धनु पूर्ण पूर्ण होती है, तो मकर राशि में जैसे ही सूर्य आता है, तो हम ये कहते हैं कि अब उत्तरायण हो गया, सूर्य हमारा उत्तरायण हो गया। जबकि ऐसा था नहीं। वेदांग ज्योतिष में जब धनिष्ठा, मतलब उन्होंने ज्यादा स्पेसिफाई किया था, एक राशि बहुत बड़ी होती है, 8 पद होते हैं।
अब उसमें कहाँ से शुरुआत हुई उत्तरायण, ये बता पाना मुश्किल है। ये जरूरी तो नहीं कि धनिष्ठा, मतलब जैसे ही धनु राशि खत्म हुई मकर की शुरुआत में ही आ जाए उत्तरायण। तो इन्होंने बहुत स्पेसिफाई किया, क्लियर कर दिया, क्योंकि तब राशियां बनी ही नहीं थी, कि ये धनिष्ठा से होता है। जब सूर्य धनिष्ठा में पहुंचता है तब उत्तरायण शुरू होता है, और तभी नए युग की शुरुआत होती है। और ये भी बताया कि जब उत्तरायण होता है उसमें हमेशा माघ मास जरूर आता है, शिशिर ऋतु जरूर आती है। अब ये तो समरी निकल के आ गई कि एक युग बराबर 500 वर्ष, और 500 वर्ष में 1800 सौर दिन होंगे, क्योंकि 360 का एक सौर वर्ष होता है। तो सौर दिन कितने होंगे? पांच, 5 सौर दिन। सौर वर्षों में 1800 हो जाएंगे। सावन दिन कितने होंगे? 1830 होंगे। देखिए, सावन दिन और सौर दिनों में अंतर होता है। तो एक युग जो वेदांग युग है, तो वेदांग एक युग का मान 5 सौर वर्ष, 1800 सौर दिन, 1830 सावन दिन, 1835 नक्षत्र दिन, और 1860 तिथियां हैं। तिथि चंद्र के रिस्पेक्ट में होती है। तो ये सारे मान अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग उत्तरायण मानते हैं मकर की शुरुआत में, जबकि अभी आपने देखा कि ये मकर में स्पेशली धनिष्ठा से माना गया है। वर्ष, एक युग में 5 सौर वर्ष अर्थात पंच वर्षात्मक युग के 5 वर्षों को क्रमशः निम्न नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो एक युग में जो 5 वर्ष हैं, 5 सौर वर्ष, उनके नाम है: पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदावत्सर, चौथा अनुवत्सर, फिर पांचवा ईदवत्सर। अब ये संवत्सर बृहस्पति वाले जो हम लोग वर्ष याद करते हैं, 60 वर्ष, वो वाले संवत्सर नहीं है। ये नाम जरूर उन्होंने दिया है, पर ये अलग हैं। इसलिए ये एक सौर वर्ष के बराबर है, एक संवत्सर। तो यहाँ पे ये वेदांग युग में जो 5 सौर वर्ष थे उनके नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और ईदवत्सर। प्रत्येक वर्ष लगभग 366 दिनों का होता है, लगभग वर्ड लगा है, परंतु इसका शुद्ध मान एक सौर वर्ष में 365 सही 1/4 अर्थात 365.25 दिन होते हैं। अब उसको 366 मान लेते हैं, और ये एग्जैक्ट 366 होते हैं चौथे साल में, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो 365 का हम मानते जाते हैं, और लास्ट में जब चौथा साल पूरा होता है तो उसको एक पूरा दिन बढ़ा के 366 कर देते हैं, जिससे जो त्रुटि आ रही है वो त्रुटि खत्म हो जाए, शुद्ध हो जाए वहां पे जाके। अब हम एक वर्ष को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, या बांटा जाता है: उत्तरायण व दक्षिणायन। तो एक वर्षार्ध अर्थात आधे वर्ष में सूर्य द्वारा 13.5 नक्षत्र भोगे जाते हैं। सीधी सी बात है, 27 नक्षत्र हैं, तो उसका आधा क्या होगा? 13.5। तथा इसमें 180 सौर्य दिन होंगे, क्योंकि 360 को 2 से भाग देंगे तो सौर दिन 180 आ जाएंगे। इसी तरह से 183 सावन दिन होंगे। 366 सावन दिन को 2 से भाग दिया, 183 सावन दिन होते हैं। 12 मासों से एक वर्ष बनता है, इसलिए एक मास में 360/12 बराबर 30 दिन होंगे, सौर दिन। और इसी तरह से 360 डिग्री, क्योंकि एक साल में पूरा एक चक्कर जब सूरज लगा लेगा तो 360 डिग्री हो गए। तो 360 को बराबर 12 भागों में बांटा, तो 30 डिग्री हर माह सूर्य कितना चलता है? 30 डिग्री, ये पता चला। अब एक सौर मास में 366/12 बराबर 30.5 सावन दिन होते हैं, तथा 30 तिथियां एक चांद्रमास निर्मित करती हैं। इस तरह से अब हम इसी एक सौर वर्ष को बताने जा रहे हैं दिनों के तौर पे। एक सौर वर्ष बराबर 360 सौर दिन, 366 सावन दिन, 372 तिथियां, 367 नक्षत्र दिन। अब देखिए, ये फार्मूले जो बता रहे हैं आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर जो बताया था 1800 के रूप में आ रहे थे, वो युग का था। एक युग में 5 वर्ष होते हैं। अब इस पे 360 में अगर 5 से गुणा कर दे तो 1800 आ जाएगा। जी। ठीक।
तो यही करना है आपको। ये एक सौर वर्ष का दिनों का मान है, और दिनों का भी कौन कौन से, 360 सौर दिन है, 366 सावन दिन है, 372 जी तिथियां हैं, और 367 नक्षत्र दिन होते हैं। नक्षत्र दिन आपको हमने बताया जी डेफिनेशन पिछले सेमेस्टर में, कि आज जो नक्षत्र सुबह था, कल जब नक्षत्र वही सुबह आपको मिले तो एक नक्षत्र दिन होता है, और नक्षत्र दिन हम्म और सावन दिन में अंतर होता है। कर अब ऋतुएं आप देख लें, एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं, आपको पता है। इनके नाम क्रमशः शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत है। शिशिर, वेदांग पद्धति में शिशिर से शुरुआत करते थे, क्योंकि उत्तरायण से जब शुरुआत होता था, सूर्य उत्तरायण होते ही हम शुरुआत मान लेते थे नए युग की, नई सौर वर्ष की। जबकि आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में हम नया वर्ष तब मानते हैं जब सूर्य संपात बिंदु में आता है, वो भी कौन वाला, बसंत संपात। अब आप इस डायग्राम में देख लें तो आप समझ सकते हैं, ये बसंत संपात आया, तो यहां से नए वर्ष की शुरुआत हुई चैत्र महीने से। जबकि तब उत्तरायण होते ही, सूर्य के उत्तरायण होते ही हम मान लेते थे, तो शिशिर ऋतु की शुरुआत से मान लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि पौष के महीने, आज के हिसाब से पौष महीना, लेकिन तब ये माघ का महीना कहा जाता है, क्योंकि अयन बदल चुका है। 3500 साल पहले और आज में अयन का बदलाव हो गया। फिलहाल आज की जो स्थिति है वो हम बता देते हैं कि मेष जब सूर्य मेष राशि में चल रहा होता तो चैत्र महीना, जब वृष राशि में चल रहा होता तो वैशाख, इसी तरह से ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ या भाद्रपद जिसे कहते हैं। सूर्य जब कन्या राशि में चल रहा होता है तो पूरी कन्या राशि के टाइम में भाद्रपद। इसी तरह से तुला राशि में चलते हुए आश्विन, उसके बाद कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, और उसके बाद मकर राशि में जब सूर्य चल रहा होता है तो पौष, और जब कुंभ राशि में चल रहा होता है तो माघ का महीना। इस समय माघ का महीना चल रहा है, आपको पता है, और ये जो है कुंभ राशि है। तो ये आज के हिसाब से। अब इसी टाइम पे आप ऋतुएं भी पढ़ लें, 6 ऋतुएं। हम लोग क्योंकि शुरुआत मेष से मानते हैं, मेष में जब सूर्य प्रवेश करता है, चैत्र पहला महीना होता है, हिंदी महीना, और वो बसंत में होता है। ऋतु यहाँ पे जब नया साल शुरू होता तो आधी ऋतु बीत चुकी होती, आधी बीतने वाली होती। क्यों? बसंत ऋतु दो राशियों को मिला के बनाया गया है जब सूर्य होता है, या 2 महीनों, हिंदू महीने फागुन और चैत्र को मिला के बसंत बनता है। इसे आप कह सकते हैं कि मीन और मेष राशि में जब सूर्य होता है तो बसंत, जब वृष और मिथुन राशि में सूर्य होता है तो ग्रीष्म ऋतु, और जब सूर्य कर्क और सिंह राशि में होता है तो वर्षा ऋतु। इसी तरह से कन्या तुला में शरद ऋतु, वृश्चिक और धनु में हेमंत, और मकर और कुंभ में जब सूर्य चल रहा होता है तो शिशिर ऋतु, और वापस फिर मीन मेष आ गया आपका बसंत ऋतु। तो ऋतुएं दो दो राशियों को लेकर बनाया गया है। तो इस चीज को आप याद रखें, वेदांग में चीजें वही हैं, बस उन्होंने शुरुआत उत्तरायण होते ही मान लिया था। तो कुछ तो डिफरेंस होगा, 3500 साल पुराना वो सिद्धांत है। मास, वेदांत ज्योतिष का मास अमावस्या की समाप्ति के क्षण से शुरू होता है, जिसका तात्पर्य है कि शुक्ल प्रतिपदा मास की प्रथम तिथि है, और आज भी यही माना जाता है। प्रत्येक चांद्रमास में 2 पर्व होते हैं, उनके नाम अमावस्या व पूर्णिमा के आधार पर जो पक्ष हैं वो इसीलिए रखे गए हैं। शुक्ल पक्ष में आपका आता है पूर्णिमा, अंतिम तिथि है, और कृष्ण पक्ष में जो अंतिम तिथि है उसका नाम है अमावस्या, आपको पहले से पता है। तो प्रत्येक चांद्रमास में 2 पर्व होते हैं, उनके नाम अमावस्या व पूर्णिमा है। मास के मध्य में पूर्णिमा व अंत में अमावस्या होती है। इस तरह एक युग में, अर्थात 5 वर्षों में कितने होंगे? पहली बात तो आप, एक महीने में 2 पर्व होते हैं तो 12 महीने में 24 पर्व हुए। 12 महीने को ही हम क्या कहते हैं? एक वर्ष।
अब उस 24 का जब 5 गुना कर दिया तो एक युग, वेदांग वाला युग हो गया, तो आपको मिले 120। अभी भी पूरा नहीं है। जब एक युग बीतेगा, इनका 5 वर्ष का युग मानने का यही कारण था, अधिमास का चक्कर। तो इन्होंने क्या किया कि 5 वर्ष में फिर दो अधिमासों के 4 पर्व और जोड़ दिए, 120 धन 4। तो अब कुल 124 कुल पर्व बने एक युग में। समझ रहे हैं? एक युग में 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के हमने क्या निकाले यहाँ पे? पर्व। और एक महीने में आपको पता है 2 ही पर्व आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। तो इस तरह से 124 कुल पर्व निकले। अब फिर से ये फार्मूला हम दे रहे हैं आपको। अब ये वाला फार्मूला युग का फिर से है, लेकिन मास इसमें बताए गए हैं। पहले वाले में युग को डिफाइन किया गया था लेकिन दिनों में, दूसरे वाले में वर्ष को डिफाइन किया था दिनों में। अब फिर से युग को डिफाइन कर रहे हैं मास में, ये भी आपको याद करना। एक युग बराबर 5 सौर वर्ष। अब उस 5 सौर वर्ष में 60 सौर मास होंगे, 61 सावन मास होंगे, 67 नक्षत्र मास होंगे तथा 62 चांद्र मास। होने तो चाहिए 60 ही चांद्रमास, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि चांद्रमास 12 महीने, साल में 12 महीने, तो 12 × 5 = 60। लेकिन 2 बढ़ गए क्योंकि चांद्रमास और सौर मास में अंतर होता है, 29 और 30 दिन, एक एक दिन का अंतर बढ़ता चला जाता है। इसलिए ये जो 2 मास बढ़े चंद्रमा के, इन्हीं को हम अधिमास कहते हैं। और इन अधिमासों को हम जब नहीं जोड़ते हैं पंचांग में, असंक्रांति मासो अधिमासा, तो फिर से हम सूर्य को स्थापित कर देते हैं अपनी रियल पोजीशन पे। अदरवाइज ये मुश्किल हो जाता है कि सूर्य इस समय किस राशि में है। तिथियां, चांद्र तिथियों को आज तक प्रचलित रूप में ही माना गया है और उनके नाम भी वही हैं। इसका मतलब चंद्रमा से जो तिथियां बनी थी ये बहुत ही प्राचीन है, ये तब भी चलता था। अमावस के अंत में सूर्य व चंद्रमा नक्षत्र के एक ही बिंदु पर होते हैं। अमावस में हमने बताया था, अमांत जिसको कहते हैं, अमांत अर्थात अमावस्या के अंत पे सूर्य व चंद्रमा के राशि अंश कला विकला सभी समान होते हैं, जबकि पूर्णिमांत अर्थात पूर्णिमा के अंत में राशि का अंतर 6 का रहेगा, बाकी अंश कला विकला समान हो रहेंगे। वार, वेदांग ज्योतिष में रविवार, सोमवार आदि 7 वारों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि उस जमाने में जरूर ये वारों की जगह कुछ और होता रहा होगा, क्योंकि तब रविवार, सोमवार, मंगलवार जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। नक्षत्र, वेदांग ज्योतिष में श्रविष्ठा को ही धनिष्ठा कहते थे, को आदि नक्षत्र माना गया। आदि का मतलब जहां से शुरुआत हो उसको आदि कहते हैं, और इसका विपरीत अक्षर क्या होता है? अंत। तो यहाँ आदि वर्ड लिखा है, मतलब धनिष्ठा की शुरुआत से हम उत्तरायण की शुरुआत मानते थे, वर्ष की शुरुआत मानते थे, तो ऐसा माना गया। तो वेदांत ज्योतिष में श्रविष्ठा अर्थात धनिष्ठा को आदि नक्षत्र माना गया है, शुरुआत का नक्षत्र माना गया है। या शरद संपात बिंदु ही था, और इसे हम शरद संपात मानते थे। इसके मतलब अभी तो नहीं मानते, अभी शरद संपात कहां पे है? जहां पे कन्या राशि समाप्त होती है और तुला की शुरुआत होती है, बहुत बड़ा अंतर है। उस समय उत्तरायणारंभ अर्थात उत्तरायण के आरंभ धनिष्ठा में सूर्य प्रवेश के साथ ही होता था। साथ ही यही युगारंभ का आदि बिंदु था, अर्थात यहीं से युग का आरंभ हुआ था। युगारंभ के साथ ही शिशिर ऋतु व माघ मास भी शुरू होता था। वेदांत ज्योतिष में 27 नक्षत्रों की गणना है, अभिजीत को यहाँ छोड़ दिया गया है। आज भी हम लोग अभिजीत को छोड़ के ही कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अभिजीत एक्चुअली में 2 नक्षत्रों को ओवरलैप कर रहा है। आपको ये पता है, श्रवण और उत्तराषाढ़ा के ये कुछ पद और श्रवण के मिला के हम अभिजीत नक्षत्र बनाते हैं। असल में नक्षत्र तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारे जूडियक में इन नक्षत्रों के ऊपर ये नक्षत्र पड़ता है और 2 नक्षत्रों को ओवरलैप करता है। इस कारण से हम इसको 27 से बाहर रखते हैं।
पर इसका ज्ञान तब भी था, इसीलिए तो यहाँ लिखा कि अभिजीत को यहाँ छोड़ दिया गया था। योग एवं करण। पंचांग का चौथा व पांचवा अंग योग व करण भी वेदांग ज्योतिष में स्थान नहीं पा सके। इसका मतलब उस टाइम की वेदांग ज्योतिष में योग व करण जैसी चीजें भी नहीं थी। बाद में अथर्व ज्योतिष में करणों का नाम आया है तथा उनका प्रभाव भी बताया गया है। तो इसके मतलब वेदांग ज्योतिष में योग करण थे ही नहीं, ये अथर्व ज्योतिष में आए हैं। इसका श्लोक भी है, चतुर्भी कार्येत कर्म सिद्ध हेतोर विचर लक्षणा तिथि नक्षत्र कर्ण मुहूर्त नित्यसा। और ये श्लोक वेदांग का नहीं है, ये अथर्व ज्योतिष का है। और इससे पता चलता है कि अथर्व ज्योतिष में चार पंचांग के चार तत्व बता दिए गए। इस तरह अथर्व ज्योतिष में पंचांग के चार अंगों का विवरण है, जबकि यह वेदांग ज्योतिष में तिथि व सिर्फ नक्षत्र तक ही सीमित है। रोहित, ग्रह व उनकी गति। ग्रंथ में केवल सूर्य व चंद्रमा के ही सूक्ष्म विचार किया गया है, जिससे पर्व अर्थात अमावस्या पूर्णिमा का अंत सुगमता से जाना जाता है। अन्य ग्रहों का ऋषि ने उल्लेख भी नहीं किया है। जब अन्य ग्रह ग्रंथ में कहीं भी नहीं है, तो उनसे संबद्ध वक्र मार्ग चार अर्थात वर्क वक्र मार्गी ग्रहण ग्रह दृष्टि आदि का भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये सब बातें उस समय ज्ञात थी या नहीं, इसे सिद्ध करने का हमारे पास कोई आधार अब है नहीं, क्योंकि कोई भी उसके बारे में विवरण मिला नहीं। लेकिन इतना तो श्योर है कि भाई 3500 साल पहले जब कोई यंत्र विकसित नहीं हुआ था, तो आंखों से इस ग्रहों को देखना एक मुश्किल काम, कोई नहीं देख सकता, आज भी नहीं देख पाते हैं। और जो दिखाई देता है लाल लाल, वो तो तब बताएगा ना कि ये मंगल है, नहीं तो हम आज भी उसको एक तारा ही मानते। इसी तरह 3500 वर्ष पहले जब मंगल लाल रंग का दिखलाई देता रहा होगा, तो वो लोग उसको तारा ही मानते रहे होंगे। इसीलिए सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के अलावा वेदांग ज्योतिष अर्थात महाभारत काल में कोई और ग्रह का पता नहीं था। और इसीलिए उस समय के ज्योतिष में ग्रहों का फलन भी नहीं था। इसीलिए ज्योतिष उस समय चरम पे नहीं थी, बल्कि शुरुआत थी। सच बताएं तो ज्योतिष की शुरुआत नहीं थी, सिर्फ सिद्धांत ज्योतिर्गणित की शुरुआत थी। सिर्फ मैथमेटिक्स के जरिए ये निकाल लेते थे कि ये वर्ष पूरा हुआ, अब ये मास पूरा हुआ, ये अधिमास पूरा हुआ, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ चंद्रमा और सूर्य ही पता थे, कोई ग्रह नहीं पता थे। और बिना ग्रहों के तो आप फलित कर नहीं सकते, इसलिए फलित जैसी चीज तब आई नहीं थी। इसीलिए फलित की शुरुआत पराशर और आर्यभट्ट इन सबके समय पे हुई है। ये 5वीं सदी के बाद शुरुआत हुई है, ईसा के बाद जो 5वीं सदी। राशि। वेदांत ज्योतिष में 12 राशियों के नाम नहीं आए हैं। चंद्रमा की स्थिति भी नक्षत्रों के आधार पर ही बताई गई है, क्योंकि तब राशियों राशि हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि राशि अरब वर्ड है। ये उन लोगों ने दिया है जिनको हम लेक्च कहते थे, और ये पराशर के टाइम में वो लोग आए थे, तब पता चला। लग्न। अब क्योंकि राशियां नहीं थी, तो किस लग्न की कौन सी राशि है ऐसा भी नहीं वो लोग बोल सकते थे। हाँ, उस समय में अगर पहली बात तो कुंडली बनती थी कि नहीं, ये भी संशय है, क्योंकि दो ही ग्रह थे तब, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा। तो जो भी है, अगर लग्न बनती भी थी तो जाहिर सी बात है कि उसमें नक्षत्र ही रखे जाएंगे, क्योंकि बाकी कुछ पता नहीं था। और उन नक्षत्रों में सिर्फ दो ही ग्रह नजर आएंगे पूरी कुंडली में, सूर्य व चंद्रमा, क्योंकि वो ग्रह बाकी के तो दिख ही नहीं रहे थे। तो लग्न का भी विचार राशियों के स्थान पर नक्षत्रात्मक ही किया गया है। मेष लग्न कहने के स्थान पर अश्विनी लग्न, भरणी इत्यादि इस तरह से बात की गई हो। संक्रांति। यद्यपि सूर्य का राशि संक्रमण कहीं भी ग्रंथ में नहीं बताया गया कि राशियां थी, लेकिन सौर मासों का स्पष्ट ज्ञान उस समय था। सौर मासों का इसलिए ज्ञान था क्योंकि नक्षत्र पता थे, तो ये पता रहता था कि अब इतने नक्षत्र पार कर गया। सौर व चांद्र मासों का आपसी संबंध भी बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया गया था, क्योंकि भाई सूर्य चंद्रमा पता थे, तो जब एक अमावस से दूसरी अमावस होती थी तो ये मान लेते थे कि एक महीना पूरा हो। तो ये चीज तो उनको पता थी, इसलिए तिथियां और मास तक तो उनको पता था। दो सौर मासों से एक ऋतु बनती है,
अभी जैसा कि हमने बताया कि आपको दो सौर मासों, तो दो सौर मासों से एक ऋतु बनती है, यह शुद्ध विधि से प्रतिपादित किया गया था, क्योंकि 6 ऋतुएं होती हैं और आपके 12 सौर मास होते हैं, तो 2 मास में एक ऋतु बनती है। विषुवत, ऋषि ने बहुत शुद्धता पूर्वक बताया है कि 5 वर्षों में 10 अयन होते हैं, तथा अयनों के मध्य में विषुव होते हैं। वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 अयन, उत्तरायण दक्षिणायन। तो एक वर्ष हम्म। में जब दो हैं तो 5 वर्षों में 10 हो जाएंगे, तथा अयनों के मध्य में, अब जैसे ये अयन है तो इक्लिप्टिक उसको काटेगा, ठीक है। नाड़ी वृत्त को जब क्रांति वृत्त काटता है तो वही अयन बिंदु हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके मध्य में विषुव होते हैं, इतना उन्हें पता। मुहूर्त, वेदांत ज्योतिष में कुछ नक्षत्रों को उग्र और कुछ को क्रूर बताया गया है, लेकिन मुहूर्त तत्व का कोई क्रमबद्ध सूत्र हमें यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे मुहूर्त जैसा कोई तत्व क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुहूर्त वगैरह या दो घटी का एक मुहूर्त होता है, ऐसा कोई चीज वहां था नहीं उस टाइम में। जन्म नाम, जन्म नक्षत्र के अनुसार नाम रखने का निर्देश है, लेकिन आजकल की तरह नक्षत्र चरणों के लिए अलग अलग अक्षर निर्धारित नहीं किए गए थे। अतः शतपथ चक्र या अवकड़हा चक्र का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब ये क्या है हम्म। भाई, आज की डेट में आप जानते हैं कि एक नक्षत्र में 8 चरण होते हैं। एक राशि बनाने में हमारे 2.25 नक्षत्र लगते हैं, और एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो 9 पदों से एक राशि बनती है। अब क्योंकि उस समय राशि पता नहीं थी, नक्षत्र पता थे। अब नक्षत्रों में 4 पद होते हैं, ये भी नहीं पता था। तो उन्होंने वहां पे जो अक्षर थे वो उस नक्षत्र के गॉड, उसके लॉर्ड के आधार पर बनाए थे, ना कि उनके पदों के आधार पर, क्योंकि नक्षत्र को पदों के आधार पर विभाजित नहीं किया गया। इसीलिए उस समय की जो पंचांग थी उसमें अवकड़हा चक्र नहीं था। वो आज के पंचांग में मिलता है, क्योंकि अब हम लोग जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में जो 4 पद होते हैं उनको 4 अलग अलग अक्षर देते हैं कि इस नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो इसका जन्म का प्रथम अक्षर, नाम का प्रथम अक्षर इससे शुरू होना चाहिए। गणितीय योग्यता, वेदांत ज्योतिष काल में योग्यता पूर्वक परिकर्म चतुष्टय अर्थात जोड़ घटा गुणा भाग का प्रयोग किया गया। उस समय त्रैराशिक या अनुपात का बखूबी प्रयोग किया गया था। वेदांत ज्योतिष मूल रूप से अपनी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं करती है। तो देखिए, वेदांत ज्योतिष में ये तो था कि आप जोड़ घटाना गुणा भाग का खूब उपयोग किया था सूर्य और चंद्रमा के आधार पर। उस समय त्रैराशिक या अनुपात का बखूबी प्रयोग किया गया था। उस समय 3 राशि वाला सिस्टम था नहीं, क्योंकि राशियां पता नहीं थी, लेकिन अनुपात के आधार पर वो निकालते थे कि अच्छा, आधा सूर्य घूम चुका है, एक अयन पूरा हो गया, अब दूसरा अयन चल रहा है, अभी अयन का आधा हुआ, ये अनुपात पता थी। वेदांत ज्योतिष मूल रूप से अपनी विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं करती है, क्योंकि यह हमें श्रुति परंपरा से प्राप्त हुई है। देखिए, वेदांत ज्योतिष की कोई किताब मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तब पेपर की खोज नहीं हुई थी और पेपर पे लिखने का चलन नहीं था। तो वो श्रुति परंपरा से, मतलब जो भी लगध को आता था उन्होंने बोला और उसको सुना, लगध की बात को सुना लोगों ने, और उसको अपने हिसाब से आगे सुनाया लोगों को। ये श्रुति का तरीका आजकल भी ये होता है। अब जैसे कुंभ मेला में इस समय श्रुति, जो लोग अनपढ़ लोग हैं वो लोग क्या है, वहां बैठ के जो प्रवचन होता है उसको सुनते हैं, और सुनने से ही सीख लेते हैं जितना सीख सकते हैं एक ही बार में, क्योंकि वो पढ़ सकते नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता। ऐसा ही पहले के समय में सभी लोगों के साथ था, बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे होते थे, तो सुन के ही आगे वो बातें बढ़ती थी। तो इसी को लिखा है कि श्रुति परंपरा से ये बात यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि उसको लिखने की प्रथा उस टाइम में नहीं थी, और जब लिखने की परंपरा शुरू हुई तब वेदांग को किसी ने लिखा होगा, वो भी सुनी सुनाई बातों पे, तो बहुत सी चीजें बदल गई। इसीलिए एक ही विषय से संबंधित बातें अलग अलग स्थानों पर कही गई हैं। यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि वेदांग ज्योतिष ने अपने उत्तरवर्ती सिद्धांत ग्रंथों को बहुत पुष्ट आधार भूमि प्रदान की है, तथा श्लोक रचना बाद में किसी ने स्मृति के आधार पर की है।
क्योंकि भाई जो उसको याद होगा वो उसने लिख दिया श्लोक। अब जो याद ही नहीं तो उसको क्या लिखे। तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा क्रमबद्ध नहीं है। प्रत्येक अवस्था में वेदांग ज्योतिष महर्षि लगद के उपदेशों पर ही आधारित है। पर इतना तो सच है कि महर्षि लगद ने जो शुरुआत की थी उसमें काफी तथ्य थे। इतने तथ्य तो थे ही कि उसके आधार पर आगे की जो इसे हम आधुनिक ज्योतिष कहते हैं उसकी शुरुआत हो सके। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है वेदांग ज्योतिष, एक्चुअली में इस प्राचीन ग्रंथ पे आधारित है। उसका महत्व बताया गया है इसमें पूरे में। इसमें बहुत ज्यादा आपको ज्योतिष के हिसाब से डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। ये बहुत ही प्राचीन है। पर जी उसके महत्व को आप समझ लें। और कुछ मोटी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आज के आधुनिक शिक्षा में नहीं समझ में आती हैं, वो यहाँ समझ में आ जाएंगी। इसलिए यूजफुल तो है पर बहुत ज्यादा नहीं है। पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट। जी, बहुत बढ़िया सर। लेकिन लगत जी ने जो लिखा, उनके शिष्यों ने